नमस्कार। पिछले 2 व्याख्यान में हमने रस निष्पत्ति सूत्र विभिन्न आचार्यों द्वारा उनकी की गई व्याख्याएं और रस के जो विभिन्न अवयव हैं उनके संदर्भ में अपनी बात रखी। रस से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावली है और कुछ जानकारी जो इन दोनों ही प्रश्नों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हम उन पर बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे भावाभास। भावाभास क्या है? जहाँ भाव का वर्णन उचित रूप में नहीं होता। भावाभास से हमारा तात्पर्य या भावाभास को समझने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि जहाँ भाव का वर्णन उचित रूप में नहीं होता वहाँ भावाभास माना जाता है। भावाभास में समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन व अशिष्टता के भाव निहित होते हैं। जैसे वीरों में भय का आरोप करना या साधु में क्रोध का आरोप करना। यदि किसी कविता में वीर रस या वीरों के चरित्र का वर्णन हो और उनमें हम भय आरोपित कर देते हैं तो वहाँ भावाभास होता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ भाव का वर्णन उचित रूप में नहीं होता वहाँ भावाभास माना जाता है। ठीक है। या जिस तरीके से दूसरा उदाहरण हमने रखा कि साधु में क्रोध का आरोप कर देना, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? भावाभास। तो जहाँ कविता में भाव का वर्णन उचित रूप में नहीं होता वहाँ क्या माना जाता है? भावाभास माना जाता है। दूसरा शब्द है भाव संधि। जहाँ समान चमत्कार वाले 2 भावों का वर्णन एक साथ किया जाता है वहाँ भाव संधि होती है। जहाँ समान चमत्कार वाले 2 भावों का वर्णन एक साथ किया जाता है वहाँ भाव संधि होती है। पहला भावाभास, दूसरा भाव संधि। इसी क्रम में तीसरा जो शब्द हमें सुनने को मिलता है वो होता है भाव शांति। भाव शांति से हमारा तात्पर्य क्या है कि जहाँ एक भाव की अभिव्यंजना पहले से हो रही हो वहाँ उसी समय उसके विरुद्ध किसी अन्य भाव की अभिव्यंजना होने पर पूर्ववर्ती भाव शांत या समाप्त हो जाता है, जिससे वर्णन में चमत्कार सा उत्पन्न होने लगता है, उसे भाव शांति कहते हैं। किस तरीके से समझेंगे कि जहाँ पहले से किसी एक भाव की अभिव्यंजना हो रही हो वहाँ उसी समय उसके विरुद्ध किसी अन्य भाव की अभिव्यंजना होने पर पूर्ववर्ती भाव या तो शांत हो जाता है या समाप्त हो जाता है, जिससे वर्णन में चमत्कार सा उत्पन्न होने लगता है। और भाव के शांत हो जाने की ये प्रक्रिया ही भाव शांति कहलाती है। चौथा जो शब्द है वो हम कहेंगे भाव सबलता। जहाँ एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के भावों का सम्मिलन होता है, अर्थात एक के पश्चात दूसरा और दूसरे के पश्चात तीसरा भाव उत्पन्न होता चलता है, वहाँ भाव सबलता मानी जाती है। पहली बात हमने करी भावाभास, दूसरा भाव संधि, तीसरा भाव शांति और चौथा भाव सबलता। और भाव सबलता क्या है कि जहाँ एक ही स्थान पर अनेक प्रकार के भावों का सम्मिलन होता है, अर्थात एक के पश्चात दूसरा, दूसरे के पश्चात तीसरा भाव उत्पन्न होता चलता है, वहाँ भाव सबलता मानी जाती है। तो ये 4 पारिभाषिक शब्द हैं, इनका अर्थ हमने समझा। भावाभास, भाव संधि, भाव शांति और भाव सबलता। और
इसी क्रम में हम एक शब्द और ले सकते हैं, रसाभास। रसाभास का अर्थ है रस की पूर्ण अभिव्यक्ति न होकर उसका आभास मात्र होना, अर्थात वस्तु जैसी न हो उसे वैसा ही मान लेना रसाभास के अंतर्गत आता है। रसाभास का अर्थ क्या हुआ कि रस की पूर्ण अभिव्यक्ति न होकर केवल उसका आभास मात्र होना, अर्थात जिस वस्तु का जैसा वर्णन किया जा रहा है या जो वस्तु जैसी न हो उसे वैसा ही मान लेना क्या कहलाएगा, रसाभास कहलाएगा। तो ये 5 बिंदु हमने सीखे और इसी क्रम में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। कल हमने रस के अवयव के विषय में बात की और हमने कहा सबसे पहला अवयव हमने देखा स्थायी भाव। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव। और ये स्थायी भाव क्या होते हैं, नो। इन्हीं स्थायी भावों के अनुसार रसों की संख्या है वो भी क्या मानी जाती है, 9 मानी जाती है। तो कल हमने बात की कि स्थायी भाव 9 कौन कौन से हैं, रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय और शोक। ये 9 स्थायी भाव है और इन्हीं 9 स्थायी भावों के अनुसार 9 रसों की कल्पना की गई है। रति स्थायी भाव है और रति का रस होगा श्रृंगार। और कल हमने कहा था कि रति के अंतर्गत ही हम दाम्पत्य, वात्सल्य और भक्ति को भी समाहित कर सकते हैं। तो रति स्थायी भाव, रस श्रृंगार, उत्साह स्थायी भाव, रस वीर, क्रोध स्थायी भाव और रस रौद्र, जुगुप्सा स्थायी भाव, रस विभत्स, विस्मय स्थायी भाव, रस अद्भुत, निर्वेद स्थायी भाव, रस शांत, हास स्थायी भाव, रस हास्य, भय स्थायी भाव, रस भयानक और शोक स्थायी भाव, रस कर्म। और रस की सामान्यतः जो विशेषताएं हैं, आचार्य विश्वनाथ की हम बात करें तो उन्होंने 9 रस की सामान्य विशेषताएं प्रतिपादित की हैं। रस आस्वाद रूप है, पहला रस आस्वाद रूप है। दूसरा, रस की उत्पत्ति सतो गुण के उद्रेक से होती है। पहला रस आस्वाद रूप है। दूसरा, रस की उत्पत्ति सतो गुण के उद्रेक से होती है। तीसरा, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। चौथा, रसानुभूति अलौकिक होती है। पांचवा, रस चिन्मय है। छठा, रस स्वप्रकाशानंद है। सातवां, रस अखंड है। आठवां, रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है। और नौवां, रस लोकोत्तर चमत्कार है। ये रस की सामान्य विशेषताएं हैं जो आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित की गई हैं। मैं इनको एक बार, जो 9 विशेषताएं हैं, 9 रस, 9 स्थायी भाव और स्थायी भाव के साथ साथ जो रस के अवयव हैं उसमें विभाव, और विभाव में फिर आगे क्या आएगा, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, उसके बाद में अनुभाव आ जाएगा और अनुभाव में भी कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, और सात्विक में भी क्या आ जाएगा, 8 आ जाएंगे, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य और प्रलय। और उसके बाद संचारी भाव जिन्हें हम सामान्यतः व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो रस की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है। रस आस्वाद रूप है, रस की उत्पत्ति सतोगुणों के उद्रेक से होती है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रसानुभूति अलौकिक होती है, रस चिन्मय है, रस स्वप्रकाशानंद है, रस अखंड है, रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है और रस लोकोत्तर चमत्कार है।
तो इस तरीके से रस निष्पत्ति का सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, उस पर विभिन्न आचार्यों की व्याख्याएं, रस के अवयव और कुछ पारिभाषिक शब्दावली के साथ ये रस का जो टॉपिक है हमारा पूरा हुआ। धन्यवाद।